मतलब आज जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देने लगा हूँ, ये वाली असाइनमेंट मेरा ख्याल है मुझे $15 या $20 की मिली थी। ठीक है, और आज अब ये दूसरा दिन है और मैं आपको देने लगा हूँ तो ये खुद कर लें। यानी कि ये इतनी आसान थी कि मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोग कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि काम ये ना समझें कि ये फिजूल के काम है। ये काम एक्चुअली ये पे करने वाले काम है। ये ऐसे काम है जो आपको अल्टीमेटली कल को जब आपकी प्रोफाइल बनी होगी तो इसी तरह का कोई ना कोई काम आएगा, आपने किया हुआ होगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये भी पंगा ले सकता हूँ। ठीक है, अब जाहिर है बाकी फार्मूलाज जमा तफरीक करने वाले तो बहुत सारे लोगों ने कर लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल फार्मूला भी एक अद्धा मैंने जानबूझ के उसके अंदर रखा हुआ था और लोगों ने अगरचे वो भी किया है। अगर उनको पहले से पता था तो भी अच्छी बात है, अगर उन्होंने ढूंढ के किया है तो और ज्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने ढूंढ के सक्सेसफुली कर लिया है। तो यही चीज एक्चुअली आपके अंदर डालनी है कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के काबिल बने। ठीक है, तो बजाय इसके कि किसी से पूछें, आपको गूगल करना आना चाहिए। गूगल बाबा के पास हर चीज का जवाब होता है। ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे सेल रेफरेंस की। सेल का हमने बात की थी कि हर सेल हर खाने का एक मखसूस नाम होता है और फार्मूले के अंदर आपने उस नाम को इस्तेमाल भी कर लिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस एम वाले कॉलम में मैं लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू D2। तो अब क्या होगा कि जो वैल्यू D2 में लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल सी बात है। या मैं इसको एडिट करता हूं, मैं D2 में 10 जमा करने का उसको कहता हूं तो वो D2 की वैल्यू लाएगा और यहाँ पर 10 जमा कर देगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ वैल्यू को तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर्मूले की वजह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है उसका रेफरेंस। इसको मैं कहता हूँ, इसको हम कहते हैं कि जी ये रेफरेंस है उस सेल का। D2 जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये रेफरेंस है उस मखसूस खाने का जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर एक बॉर्डर आता है और ये बॉर्डर जो है जनाब इसका जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पे जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि मुझे कुछ करने को कह रहा है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से नीचे की तरफ खींचता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ तो देखें तो ये ऑटो फिल की ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, इसको ये जो बॉक्स आ रहा है इसको हम कहते हैं ऑटो फिल, या जो एक्शन अभी हुआ है इसको हम कहते हैं ये ऑटो फिल हुआ है, ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। कौन सी कमाल की बात हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैंने शुरू में D2 लिखा था, D2 लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं नीचे वाले सेल में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने D3 तो नहीं लिखा, लेकिन वहां पे D3 लिखा हुआ आ रहा है। और इसी तरह D4 D5 हर सेल में ऑटोमेटिकली उसका नंबर चेंज हो गया है, यानी कि वो रेफर कर रहा है अब उस सेल को जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है। यानी कि अगर मैंने एक सेल नीचे खींचा है तो अंदर लिखा हुआ फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली एक सेल नीचे चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं राइट साइड की तरफ मूव करूं तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस चेंज होके ई का बन जाता है। यानी कि मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूं तो कॉलम चेंज हो रहा है, लेफ्ट या राइट मूव करूंगा तो कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा, और ऊपर नीचे मूव करता हूं तो रो नंबर चेंज होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊं तो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं और सेल के रेफरेंस जो मैंने टाइप किए थे वो चेंज हो रहे हैं। और इस चीज का आपको फायदा कहाँ पे हुआ, इस चीज का फायदा जो हमने कल असाइनमेंट की थी उसके अंदर आपने देखा कि अगर आपके पास, अभी तो हमारे पास था 10 बच्चों का डाटा या 15 बच्चों का डाटा, बहुत ज्यादा डाटा नहीं था, तो इसमें से मैंने कहा कि सबका मैं टोटल ऑब्टेन मार्क्स का सम का फार्मूला लगाऊं और यहाँ पे जो है सेल्स को सिलेक्ट कर लूं जिनको मैंने सम करना है, एंटर कर दूं तो ठीक है उसने उसको सम कर लिया। आगे भी मैं फार्मूला लगा दूं दोबारा से, हर सेल में बार बार फार्मूला लगा दूं, 5-10 तो सेल हैं, चले 10 मिनट लगेंगे फार्मूला लग जाएगा। लेकिन उसका आसान काम क्या है कि मैं एक फार्मूला लगाया और उसको उठाकर नीचे वाले कॉर्नर से पकड़ के मैं नीचे ले आया तो उसने ऑटोमेटिकली सारों के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर वो उनसे मुताल्लिका यानी कि 12th रो है तो उसने ऑटोमेटिकली C12 से F12 कर दिया, जबकि मैंने वहां पे C3 से F3 लिखा था शुरू में। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन कई दफा प्रॉब्लम क्या बनती है, कई दफा प्रॉब्लम ये बन जाती है कि हम नहीं चाहते कि ये चेंज हो। मसलन करंट सिनेरियो में हमने टोटल मार्क्स जानबूझ के यहाँ पे लिखे हुए थे,
ठीक है, कॉलम पूरा बनाया हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं फिलहाल ये टोटल का कॉलम डिलीट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि टोटल का एक ही होगा। ये एक सेल है और यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं कि जी ये 400 मार्क्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इक्वल टू ये वाला सेल डिवाइडेड बाय ये वाला सेल, एंटर कर दिया। उसने डिवाइड कर दिया और उसने उसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो 51% इस बच्चे के मार्क्स बनते हैं। वेल एंड गुड। मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं या कॉपी करता हूं? ये क्या हो गया? अब यहाँ पे तो फॉर्मूला ठीक था लेकिन कॉपी करने से खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक तरफ ये G3 से G4 के ऊपर आ गया है, इस वाले सेल के बजाय इस वाले सेल का रेफरेंस वो यहाँ पे ले आया है G4 डिवाइडेड बाय E17 होना चाहिए था, लेकिन 17 के बजाय इस वक्त वो हो गया है 18। अब मैं नहीं चाहता था कि ये 17 18 में चेंज हो जाए। जी वाले को मैं चाहता हूं कि वो चेंज हो जाए, लेकिन 17 वाले को मैं नहीं चाहता कि ये चेंज हो। तो G4 वाले जो है इसको मैं कहता हूं कि ये रिलेटिव ही रहे, यानी कि इसको जब हम मूव करें तो फॉर्मूला चेंज होता रहे, लेकिन E18 वाला फिक्स हो जाए, या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना है मैंने यहाँ पर। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे लगता है? इसका हल ये है कि 18 से पहले और फॉर एग्जांपल ई से पहले मैं डॉलर के सिंबल लगा देता हूं, और 18 मैंने नहीं लगाना, सॉरी ऊपर वाले सेल में अगर मैं करता हूं कि E17 में ई से पहले भी डॉलर और 17 से पहले भी मैं डॉलर लगा देता हूं और एंटर करता हूं। और अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो E17 चेंज नहीं हुआ है। ठीक है जी, E17 अपनी जगह पर मौजूद है और G10 अलबत्ता चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो मैंने नीचे वाले सेल को सिंगल सेल पे फिक्स कर दिया इस वक्त। उसका एब्सोल्यूट रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मैं उसको कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे सेल में ले जाता भी हूं तो वो तब्दील नहीं होता। ठीक है, तो कई जगहों पर कई एप्लीकेशंस में जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको बाज दफा एब्सोल्यूट रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है और बाज दफा रिलेटिव रेफरेंसेस की जरूरत पड़ रही होती है। अमूमन एक्सेल जब आपको बाहर के किसी क्लाइंट का डाटा मिलेगा तो उसके अंदर सैकड़ों या हजारों डाटा रोज होंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में नंबर होंगे। अगली जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा उसके अंदर भी 100-200 लोगों का डाटा होगा। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर आप बार बार फॉर्मूला मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते इतने ज्यादा लोगों के ऊपर। तो वहां पे इस तरह के ट्रिक्स के जरिए आपने चीजों को मैनिपुलेट करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और काम जो यहाँ पर करना है वो मैंने करना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसके नंबर 45% से कम है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं लिखना चाहता हूँ कि फेल है या पास है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इफ का। एक फॉर्मूला है, इंटरनेट के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी। इफ ब्रैकेट और आगे वो मुझे कहता है कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखें। तो लॉजिकल टेस्ट ये है कि इफ एच का ये जो सेल है ये लेस देन है 0.45 यानी कि 45% से, अगर कम है तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फेल, अदरवाइज मैं लिखूंगा पास और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके चूंकि ज्यादा हैं तो वो जनाब फेल पास उस हिसाब से उसका रिजल्ट बन रहा है कि जिसके 45% से कम मार्क्स हैं वो फेल कंसीडर होगा, जिसके 45% से 1% भी ज्यादा है तो वो ज्यादा कंसीडर हो रहा है। अब मैंने लेस देन का फॉर्मूला लगाया था तो 45% भी जिसके मार्क्स हैं उसको भी ये यहाँ पे फेल कंसीडर कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये इफ का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दूं, 30% वाले बिल्कुल ही नीचे और बाकी ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मसलन H3 की वैल्यू मैं कहता हूँ कि अगर
ज्यादा है 45% से, तो मैं उसको कहता हूं कि फिर लिखे गुड। अगर 45% से ज्यादा मार्क्स हैं तो गुड लिखे। अगर पुअर मार्क्स हैं तो फिर दो बातें होंगी। कौन सी? फिर मैं एक और दफा यहाँ पे इफ लगाता हूं और उसकी एक ब्रैकेट पूरी मैंने यहाँ पे लगा दी कि अगर ये वैल्यू कम है 0.3 30% से, तो फिर मैं लिखूं कि ये बहुत ही पुअर है। और अदरवाइज अगर 30% से ज्यादा है लेकिन 45% से कम है, तो फिर मैं इसको लिखूं कि ये फेल है। ठीक है, तो अब मैं करता हूं, तो यहाँ पे गुड है, एक बंदा पुअर निकला है और बाकी बंदे जो हैं वो फेल, यानी ये एक बंदा ऐसा निकला जो 30% से भी कम मार्क्स वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैंने किया क्या है, मैंने एक फार्मूले के अंदर एक और फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, या नेस्टेड फॉर्मूला है। नेस्टेड के एक फार्मूले के अंदर मैंने दूसरा फार्मूला बिठाया हुआ है, और कई दफा इस तरह के कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज आपको बनाने पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि चलें यहाँ पे तो 2 या 3 कंडीशंस हैं। मैंने करना है क्या जी, अगर 80% मार्क्स हो तो ग्रेड ए प्लस, अगर 75% हो तो ग्रेड ए, अगर 70% से ज्यादा हो तो ग्रेड बी प्लस, अगर 65% हो तो बी, और इस सो ऑन। मैं 10 क्राइटेरिया बनाना चाहता हूँ। जब वो मैंने बनाने होंगे तो फिर मुझे कितने सारे इफ जो है वो आपस में एक दूसरे के अंदर नेस्ट करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, और तब जाके मेरा ये मसला जो है वो हल होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। कल्चर में इसको वो वाला आपको नहीं करवा रहा, लेकिन उसके लिए हम कहते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला है वी लुकअप का। और अब ये वी लुकअप ऐसा फॉर्मूला है जो एक्चुअली आपको पैसे कमा के दे सकता है। ठीक है, यानी कि इसका छोटा सा वी लुकअप का काम आपको मिल जाए तो $5 $10 $15 में आपको मिल जाता है। और ये इंतहाई टेक्निकल दर्जे का कह लें कि मुश्किल, थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, समझना जरा मुश्किल है। तो करना मैं क्या क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ रोल नंबर, और फिर मैंने नाम का खाना बनाया, इंग्लिश का खाना बनाया, उर्दू, इस्लामियात, मैथ और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूं और आगे से डाटा ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, कैसे होगा? अब इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वी लुकअप का। वी लुकअप में वो कहता है कि लुक, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी ऑप्शन आ रही हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपने देने हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है लुकअप वैल्यू। वी से यहाँ पे मुराद वर्टिकल है, यानी कि आपने एक रो में से डाटा उठा के लाना है। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि जो वैल्यू मैं रोल नंबर में लिखूंगा वो वैल्यू सर्च करें। ठीक है, आगे वो कहता है कि टेबल, वो टेबल बताएं जिसमें से वैल्यू सर्च करनी है। मैं उसको कहता हूं कि ये वो कंप्लीट टेबल है जिसमें से वैल्यू सर्च करके लानी है। फिर वो कहता है कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो आगे से कौन सी वैल्यू उठा के लानी है। मैं कहता हूँ कि जी ये नाम वाली, तो नाम वाले का कॉलम नंबर है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो कॉलम नंबर यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, और आगे का मैं नहीं करता, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो आप देखें कि मैंने जैसे ही 1 लिखा है तो ऑटोमेटिकली रोल नंबर 1 का नाम आ गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको 5 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इरशाद का नाम आ गया, 5 रोल नंबर के ऊपर इरशाद लिखा हुआ था। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ज्यादा तफसील मैं नहीं बताऊंगा, आगे आपने करनी है। ठीक है जी, तो फिर होगा, आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट इसकी मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। सॉरी 2 3 आगे आना था 4 5 सॉरी
ठीक हो गया जी। अब ये एक इंडिविजुअल का मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक रिजल्ट कार्ड बना दिया है, और वो रिजल्ट कार्ड क्या करता है कि जैसे ही मैं बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे लिखता हूँ तो उसका एक्चुअल डाटा उठ के यहाँ पे सामने आ जाता है पूरे। अब यहाँ पे 10,000 बंदे हो सकते हैं, उन 10,000 में से जो मुतालका बंदा होगा उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। क्या इस्तेमाल किया है? वी लुकअप इस्तेमाल किया है। एप्लीकेशन क्या है? बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। इस तरह रिजल्ट में से एक बच्चे का डाटा निकालना, या मिसाल के तौर पे हो सकता है कि किसी के पास हो ग्रोसरी स्टोर में आइटम्स की लिस्ट और आइटम नंबर मेंशन है, और वो आइटम नंबर एंटर हो तो उसकी प्राइस वगैरह, उसकी क्वांटिटी वगैरह सामने लिखी आ जाए। ठीक है, इस तरह के अक्सर औकात क्लाइंट्स को इस डाटे की मतलब वी लुकअप के फार्मूले की जरूरत पड़ती है, और इसके कई दफा काम आपको करने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक असाइनमेंट है, टाइम पूरा हो रहा है, 2 असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आगे 2 दिन आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आप वैसे तो ये करने का काम एक्चुअली मैंने जब ये किया था तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में करके मैंने जमा करवा दिया था, और करीबन ये $15-20 का ही काम था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने सर्च करने हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फार्मूले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ आएगा ब्रेन ट्विस्टिंग किस्म का, तो उसके लिए हिंट भी यहीं पे ही दिया हुआ है। और कुछ आगे फर्दर जरा ज्यादा एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को इस्तेमाल करने का और फार्मूलाज को इस्तेमाल करने की यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस है। ये बेसिक है जो एक्सरसाइज 2 में आपको दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 जो है इसके अंदर भी कुछ बेसिक फार्मूलाज भी हैं, और फिर आगे इसके अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल भी है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपने इंस्ट्रक्शंस पूरी पढ़ लेनी है तसल्ली के साथ, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने फर्दर काम यहाँ से कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, कुछ थोड़ी बहुत मैथ्स इस्तेमाल करना है, थोड़ी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आपने सॉल्व करनी है। जस्ट छोटे छोटे से काम है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह है वो भी मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ये वाली प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा ट्विस्टेड है, लेकिन करेंगे तो मज़ा आएगा।